आज हम लोग रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम को जानने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा देंगे, विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले रासायनिक संयोग के नियम को जानने का प्रयास किया जाएगा। जिस नियम का पालन करते हुए अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपस में अभिक्रिया करके, आपस में संयोग करके प्रतिफलों का निर्माण करता है, उसी नियम को रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच टक्कर होता है। टक्कर के उपरांत परमाणु टूट करके अलग होते हैं, अर्थात बंधन टूट जाता है और फिर नए सिरे से ये परमाणु नए बंधनों के निर्माण के द्वारा आपस में संयोग करके प्रतिफल का निर्माण करता है। टक्कर के लिए सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा है जो उसको टक्कर के लिए तैयार करता है। और एक्टिवेशन एनर्जी के बाद उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, अर्थात इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उसका टक्कर इतना जोरदार हो कि वह परमाणु के बीच जितना भी बंधन है टूट जाए, परमाणु अलग हो जाए। और तब अगली बात आती है कि नए सिरे से बंधन के निर्माण के द्वारा इसका निर्माण हो जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहला काम टक्कर होने का, दूसरा काम बंधन के टूटने का और परमाणु के अलग होने का और रासायनिक यौगिक के निर्माण का। इसमें जिस नियम का पालन होता है सभी को सम्मिलित रूप से रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब रासायनिक संयोग के 4 नियम हैं। रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। अब रासायनिक संयोग का नियम, ये 4 नियम है। पहला नियम है द्रव्य के अविनाशिता।
का नियम, इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यह नियम लेवोजियर के द्वारा 1774 ईस्वी में दिया गया था। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा 1799 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और यह नियम रीचर के द्वारा 1792 ईस्वी में दिया गया था। और अंतिमवा और पांचवा नियम है गैलो सांक का गैसीय नियम। गैलुसांक का गैसीय नियम गैलुसांक के द्वारा दिया गया था। इस तरह से हम रासायनिक संयोग के नियम के 5 नियम की बात आगे
करेंगे। द्रव के अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलूसांक का गैसीय नियम। अब रासायनिक संयोग के नियम को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात न तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है या न तो द्रव्यमान में कमी होती है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। यह जल भाप के रूप में उड़ जाती है। अब इस नियम से हम जानते हैं क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है या नहीं। कैल्शियम का द्रव्यमान 40, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2 गुने 2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 2 गुने 2 32 और इधर कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 तिया 48 और हाइड्रोजन का 1 गुने 2 इसका 16। सबको जोड़ देते हैं तो इधर 118 ग्राम प्रति मोल, इधर भी 118 ग्राम प्रति मोल। अर्थात यहाँ पर
रासायनिक संयोग के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक इसी तरह से अन्य अभिक्रिया में भी हम इसकी जांच कर लेते हैं। अब हम स्थिर अनुपात के नियम की बात करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ द्रव्यमान के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयोग करके प्रतिफलों का निर्माण करता है। स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जैसा कि जल की बात हम करेंगे तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। द्रव्यमान के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में संयोग करके जल का निर्माण करता है। चाहे वह जल किसी भी स्रोत से क्यों नहीं लिया गया हो, वर्षा का जल हो, आसूत जल हो, पसीने का जल हो, नदी, पोखरा, तालाब, झील, समुद्र का जल हो, बर्फ का जल हो, रस का जल हो, ओस, कोहरा, कुहासा का जल हो, सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। गुणित अनुपात का नियम। रासायनिक
क्रिया के दौरान एक पदार्थ का स्थिर अनुपात दूसरे पदार्थ के गुणज में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के प्रतिफलों का निर्माण करता है। गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 और 3:8 है। कार्बन का अनुपात तो स्थिर है, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात इसका दुगुना इसमें है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में 1:8 है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 1:16 है। मतलब यह अनुपात स्थिर है और इसके अनुपात में दुगुना वृद्धि हो रही है। इसी तरह से इधर हम लोग देखते 12:14 और यहाँ पर 3:1, 4:1, 6:1, 12, 1:12। तो यह एक स्थिर है और यहाँ इसके गुणज में हो रहा है। उसके बाद व्युत्क्रम अनुपात के नियम पर ध्यान देंगे। सभी अभिकारक हमेशा
सरल अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है। ये कभी भी भिन्नात्मक अनुपात में संयोग नहीं करते। संयोग नहीं करते। व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम का ऑक्साइड, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का पेरोक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके अनुपात की बात करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ 7:8, 7:16, 7:24। तो यह हमेशा पूर्णांक में संयोग करता है, कभी भी भिन्न या बट्टे के रूप में संयोग नहीं करता। सभी गैसें एसटीपी पर हमेशा सरल अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है। भिन्नात्मक अनुपात में
संयोग नहीं करते, नहीं करते। गैलूसांक का गैसीय नियम कहलाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से यह कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर अनुपात 3:4, यहाँ पर अनुपात 3:8 है। कभी भी भिन्न के रूप में संयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, अर्थात यह 7:8। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 और यहाँ पर 32, अर्थात 7:16। यहाँ पर 14 नाइट्रोजन का 16 तिया 48, और यहाँ पर यह 7:24। तो हम देख रहे हैं यह हमेशा जो संयोग करता है सरल अनुपात में संयोग करता है, गुणित अनुपात में संयोग करता है, स्थिर अनुपात में संयोग करता है। कभी भी भिन्न के रूप में भिन्नात्मक अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण नहीं करता। धन्यवाद।